नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम इंसानी जज्बे, कभी हार ना मानने वाले एटीट्यूड और कमाल के साइंटिफिक जुगाड़ की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं ना, जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मतलब सोचिए, जब इंसान के सामने बिल्कुल मौत खड़ी हो, तो हमारा दिमाग कैसे कैसे चमत्कार कर सकता है। ये कहानी उसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। जरा इमेजिन कीजिए, आप पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, एक बिल्कुल शांत, लाल और एकदम बंजर ग्रह पर, और आप वहां बिल्कुल अकेले छूट गए हैं। ना कोई दोस्त, ना बात करने का कोई तरीका, और तो और सांस लेने के लिए हवा तक नहीं। खौफनाक है ना? खैर, ये सिर्फ कोई इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि आज के हमारे इस एनालिसिस का कोर टॉपिक है। मंगल ग्रह का वो सुनकर देने वाला सन्नाटा, जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ लाल रेत बिछी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ। भाग 1, मंगल पर अकेलापन। तो चलिए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं। कहानी शुरू होती है मंगल के एसिडालिया प्लेनेटिया से, जहां नासा का एरिस 3 मिशन चल रहा है। सब कुछ एकदम परफेक्ट है, एस्ट्रोनॉट्स अपना काम कर रहे हैं। लेकिन तभी 86,000 न्यूटन, जी हाँ, 86,000 न्यूटन की खौफनाक ताकत के साथ एक भयंकर रेतीला तूफान उनके बेस से टकराने वाला होता है। ये तूफान इतना बड़ा था कि सब कुछ तबाह कर देता। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी कि सोचने का तो टाइम ही नहीं था। तो टीम कमांडर को तुरंत मिशन अबॉर्ट करके वापस पृथ्वी लौटने का इमरजेंसी फैसला लेना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी जल्दी भागने की क्या जरूरत थी? तो वजह है ये माव यानी मार्स एसेंट व्हीकल। ये वो रॉकेट है जो उन्हें वापस अंतरिक्ष यान तक ले जाता। लेकिन इसके लॉन्च के लिए इसका बिल्कुल सीधा खड़ा रहना बहुत जरूरी है। अगर उस तूफान से ये रॉकेट पलट जाता तो पूरी की पूरी टीम हमेशा के लिए मंगल पर ही फंस जाती। खैर, भागते भागते एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तेज तूफान में एक टूटा हुआ एंटीना उड़कर एस्ट्रोनॉट मार्क वॉटनी को लग जाता है और वो उस अंधड़ में कहीं खो जाते हैं। बाकी टीम को लगता है कि मार्क अब नहीं रहे और उन्हें भारी मन से मार्क को पीछे छोड़कर वहां से निकलना पड़ता है। लेकिन चमत्कार देखिए, मार्क बच जाते हैं। अगले दिन जब तूफान शांत होता है तो असली कहानी शुरू होती है। वो एंटीना उनके सूट को आर पार कर गया था, लेकिन खून जमने की वजह से सूट की ऑक्सीजन लीक होने से बच गई। मार्क खुद अपनी सर्जरी करते हैं, मतलब लिटरली अपने पेट से एंटीना निकालते हैं और स्टेपलर से टांके लगाते हैं। लेकिन जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, पृथ्वी से कोई कांटेक्ट नहीं है। उनके बेस यानी हैब की ऑक्सीजन सिर्फ 31 दिन चलेगी, खाना 1 साल में खत्म हो जाएगा और कोई भी रेस्क्यू मिशन कम से कम 4 साल से पहले तो आ ही नहीं सकता। ये सिचुएशन एकदम नामुमकिन सी लगती है। ऐसे हालात में कोई भी इंसान हार मान ले, है ना? शुरू में मार्क भी काफी टूट गए थे, लेकिन फिर आता है ये टर्निंग पॉइंट। ये कोट देखिए, मैं बिना कोशिश किए यूं ही मंगल ग्रह पर मरने वाला नहीं हूं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो पल है जब मार्क मायूसी को पीछे छोड़कर सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो ऐसे ही हार नहीं मानेंगे। भाग 2, विज्ञान से जीवन की रक्षा। देखते हैं उन्होंने इस असंभव को संभव कैसे बनाया। मार्क कोई नॉर्मल एस्ट्रोनॉट नहीं है, वो एक बॉटनिस्ट हैं, यानी वनस्पति विज्ञानी। और वो एक ऐसा क्रेजी प्लान बनाते हैं, एक बंजर सूखे ग्रह पर खाना उगाने का प्लान। अब खेती के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पानी, जो वहां है ही नहीं। तो मार्क अपना साइंस का दिमाग लगाते हैं। वो रॉकेट फ्यूल से पानी बनाने का बेहद खतरनाक तरीका अपनाते हैं। पहली बार में तो एक छोटा सा धमाका भी हो जाता है, लेकिन फिर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एकदम परफेक्ट रेशियो में जलाते हैं और कंडेंसेशन के जरिए पानी इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वो मंगल की मिट्टी और अपने ही वेस्ट से खाद बनाते हैं और उन कुछ बचे हुए आलूओं को उगाना शुरू कर देते हैं। कमाल है ना? अब यहाँ एक बड़ा ही अजीब और दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ मंगल पर मार्क अकेला अपनी छोटी छोटी साइंटिफिक जीतों का जश्न मना रहा है, आलू उगा रहा है, रोवर को मॉडिफाई कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी पर वहां नासा ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि मार्क मर चुके हैं। वहां की ब्यूरोक्रेसी अलग ही टेंशन में है, नासा के डायरेक्टर अपनी पीआर और फंड्स को बचाने में लगे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सैटेलाइट एक्सपर्ट मिंडी पार्क सैटेलाइट इमेजेस में रोवर के आसपास कुछ मूवमेंट नोटिस करती हैं। भाग 3, पाथफाइंडर के जरिए पृथ्वी से संपर्क। तो फाइनली नासा को यकीन हो ही जाता है कि मार्क अभी भी जिंदा हैं। लेकिन भाई बात कैसे करें? मंगल पे बैठे मार्क को भी पता है कि अगर कांटेक्ट नहीं हुआ तो ये सारी मेहनत बेकार है। इसलिए वो अपने रोवर में बैठकर 13 दिनों के एक बहुत ही रिस्की सफर पर निकल जाते हैं। उनका टारगेट क्या था? 1997 का मार्स पाथफाइंडर प्रोब,
जिसकी बैटरी सालों पहले डेड हो चुकी थी। मार्क मंगल की धूल में दबे इस पाथफाइंडर को खोद कर निकालते हैं और उसे अपने बेस में लाकर पावर अप कर देते हैं। इधर पृथ्वी पर नासा की टीम भी अपने पुराने सिस्टम को जगाती है और बूम, सालों बाद ये पुराना प्रोब फिर से सिग्नल देने लगता है। और ये चीज़ ना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि जब इंसान पर मुसीबत आती है तो उसका दिमाग कैसे दौड़ता है। स्टार्टिंग में वो सिर्फ कैमरे के घूमने से हाँ या ना में बात कर पा रहे थे, मतलब एक सवाल का जवाब आने में 1 घंटे का वेट। इस फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए मार्क एक गजब का जुगाड़ लगाते हैं। वो पाथफाइंडर के घूमने वाले कैमरे के चारों तरफ हेक्साडेसिमल नंबर वाले कार्ड्स लगा देते हैं। कैमरा जिस कार्ड की तरफ घूमेगा उस कोड को वो बाद में ASCII टेक्स्ट मैसेज में डिकोड कर लेंगे और इस तरह नासा और मार्क के बीच प्रॉपर चैट शुरू हो जाती है। भाग 4, उम्मीद और खौफनाक हादसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासा मार्क को गुड न्यूज़ देता है कि उनका रेस्क्यू मिशन प्लान हो रहा है। ये सुनकर मार्क की जान में जान आती है। लेकिन मंगल ग्रह इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। एक रात बार बार यूज होने की वजह से उनके बेस का एयरलॉक प्रेशर नहीं झेल पाता और एक भयंकर धमाके के साथ फट जाता है। मार्क किसी तरह अपने हेलमेट का छेद टेप से बंद करके जान बचाते हैं, लेकिन जब वो अंदर वापस आते हैं तो सब खत्म हो चुका था। मंगल की उस जमा देने वाली ठंड ने उनकी पूरी आलू की फसल और मिट्टी के सारे जरूरी बैक्टीरिया को पल भर में मार दिया। अब उनके पास सिर्फ 100 दिन का खाना बचा था। और मुश्किलें यही नहीं रुकी। पृथ्वी पर नासा हड़बड़ी में एक सप्लाई रॉकेट लॉन्च करता है, लेकिन वो टेक ऑफ करते ही आसमान में फट जाता है। मार्क की आखिरी उम्मीद भी उस रॉकेट के साथ राख हो जाती है। लेकिन तभी एक ऐसा पल आता है जो इंसानियत पर भरोसा वापस ले आता है। ऐसे वक्त में चीन की स्पेस एजेंसी आगे आती है और नासा को अपना एक सीक्रेट और बिल्कुल तैयार बूस्टर रॉकेट ऑफर करती है, बिना किसी शर्त के, सिर्फ एक इंसान की जान बचाने के लिए। इसी दौरान नासा का एक एस्ट्रोडायनामिक्स एक्सपर्ट एक बेहद क्रेजी प्लान लेकर आता है जिसे रिच पर्नेल मैन्यूवर नाम दिया गया। प्लान ये था कि पृथ्वी की तरफ लौट रहे हर्मिस स्पेसशिप को रोका ना जाए, बल्कि पृथ्वी की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उसे एक कुलेल की तरह वापस मंगल की तरफ फेंक दिया जाए। ये इतना खतरनाक था कि नासा के डायरेक्टर ने इसे साफ मना कर दिया। लेकिन हर्मिस की क्रू को जब ये पता चलता है तो वो लोग बगावत कर देते हैं। अपने दोस्त को बचाने के लिए वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं और खुशी खुशी अपने सफर को 500 दिनों के लिए और बढ़ा लेते हैं। भाग 5, नामुमकिन रेस्क्यू मिशन। अब हम कहानी के एकदम क्लाइमैक्स पर हैं। मार्क को भी अपनी तरफ से एक नामुमकिन सा सफर तय करना था। 50 दिन, 3200 किलोमीटर, वो भी एक ऐसे रोवर में जिसे गर्म रखने के लिए उन्होंने एक खतरनाक न्यूक्लियर बैटरी साथ रखी थी। फाइनली जब वो शियापर्ली क्रेटर पर रखे नए रॉकेट यानी MAV तक पहुंचते हैं तो नासा का ऑर्डर सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। रॉकेट को हल्का करने के लिए उन्हें उसकी खिड़कियां, कंट्रोल पैनल, यहाँ तक कि रॉकेट का ऊपरी हिस्सा जिसे नोज कोन कहते हैं, वो भी निकालना पड़ता है। मतलब मार्क को एक ऐसे कन्वर्टेबल रॉकेट में अंतरिक्ष में जाना था जिसके ऊपर छत के नाम पर सिर्फ एक कैनवस का त्रिपाल बंधा था। और फिर होता है लॉन्च। फोर्स इतना भयानक था कि वो त्रिपाल फट जाता है और उस भयंकर G फोर्स के कारण मार्क बेहोश हो जाते हैं। किसी तरह जब वो कक्षा में पहुंचते हैं और उनकी आंख खुलती है तो पता चलता है कि मुसीबत अभी टली नहीं है। 68 किलोमीटर, जी हाँ, इतने खतरनाक लॉन्च के बाद भी मार्क हर्मिस स्पेसशिप से पूरे 68 किलोमीटर दूर रह गए थे। अब इस 68 किलोमीटर की दूरी और 42 मीटर पर सेकेंड के स्पीड गैप को कवर करना था। हम इसकी टीम थ्रस्टर्स फुल कर देती है और स्पीड कम करने के लिए लिटरली अपने ही जहाज के एयरलॉक में बॉम्ब लगाकर उसे उड़ा देती है। फिर भी वो मार्क तक नहीं पहुंच पाते। तब मार्क वो करता है जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो अपने स्पेस सूट के दस्ताने में एक छोटा सा छेद करते हैं और अंदर से निकल रही हवा के प्रेशर से बिल्कुल आयरन मैन की तरह स्पेस में उड़ते हुए हर्मिस की तरफ बढ़ते हैं और फाइनली कमांडर उन्हें पकड़कर अंदर खींच लेती हैं। तो दोस्तों, महीनों की इस नामुमकिन सी जद्दोजहद के बाद मार्क सुरक्षित पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं और अब वो नासा में नए एस्ट्रोनॉट्स को अपने सर्वाइवल के एक्सपीरियंस सिखाते हैं। इस पूरे विश्लेषण के बाद ये आखिरी सवाल हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अगर इंसान का दिमाग, साइंस और पूरी दुनिया की यूनिटी मिलकर मंगल जैसे एक बेरहम और मृत ग्रह को हरा सकती है, तो हमारी अपनी पृथ्वी पर ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल हम सब मिलकर नहीं निकाल सकते? सोचिएगा जरूर। इसी थॉट के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।